एंड मीडिया। तो सर लॉ सर एंड आप। मीडिया जो आज हम करेंगे उसके अंदर हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम इस तरह से एक आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि लॉ एंड मीडिया जो है उतना पेपर टफ नहीं है, लेकिन क्या है कि लॉ एंड मीडिया बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि वो पढ़ते नहीं है लॉ एंड मीडिया को, मतलब ठीक से इसको स्टडी नहीं करते, पढ़ते नहीं करेक्ट वे से। तो उस वजह से उनको डिफिकल्ट लगता है लॉ एंड मीडिया, जबकि लॉ एंड मीडिया हिंदी से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी इसके ऑप्शन में होता है। तो हिंदी से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है लॉ एंड मीडिया जो है आपका। अब बताइए, कुछ कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहे थे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कुछ कह रहे थे, बताइए अगर कुछ कहना है तो। सर मैं एक चीज कह रहा था कि सर मैं चाह रहा था कि आप इसके थोड़े आंसर एक्सप्लेन कर देते थोड़े थोड़े। वो आंसर ही एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी आपको, सबके आंसर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मतलब एक क्लास ली है, इसी वजह से ली है। तो इसमें क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं लॉ एंड मीडिया की, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैं इंग्लिश में आपको बताता चलूंगा, आप मुझे हिंदी में क्वेश्चन साथ साथ बताते चलना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इसको ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन करें मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स को। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? मानवाधिकार और मीडिया, ठीक है। इन दोनों को हम अगर साथ साथ लें तो हम ये समझ पाएंगे इसके अंदर कि मीडिया और इसमें क्या रिलेशन है, मानव अधिकारों में, ह्यूमन राइट्स में और मीडिया में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मीडिया क्या होता है। तो आप किस चीज़ को मीडिया कहेंगे ये बताइए। सर मीडिया दो प्रकार के होते हैं, लाइक एक न्यूज न्यूज वाला मीडिया और एक हाँ। आजकल सोशल मीडिया। हम्म। तो मीडिया आपने बोला कि दो तरह की मीडिया है हमारे पास, एक तो न्यूज़ मीडिया है, एक सोशल मीडिया है। तो अगर हम न्यूज़ मीडिया सोशल मीडिया की बात करें, या फिर हम देखो प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मीडिया जैसे रेडियो टेलीविज़न ये सब मीडिया है, इसमें न्यूज़ चैनल्स जो आते हैं। प्रिंट मीडिया की बात करें तो हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इस तरह के बहुत सारे और हमारे पास सोर्स ऑफ न्यूज़ हैं जो हमारे इसमें आते हैं, प्रिंट मीडिया में आते हैं, जो प्रिंट फॉर्म में हमारी पब्लिकेशंस होती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की और साथ साथ हम बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन राइट्स की, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मीडिया को क्या बोला गया है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है, कि लोकतंत्र का अगर चौथा स्तंभ है तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है? मीडिया है। तो अगर चौथा स्तंभ मीडिया को बोल रहे हो तो मीडिया की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन के लिए बनती है? उसके लिए बनती है जो समाज है, समाज की कुछ उम्मीदें हैं मीडिया से, उन उम्मीदों पर समाज को, मीडिया को पूरा होना है। अब इसका आंसर अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें मीडिया को डिफाइन करेंगे आंसर में। सबसे पहले आप मीडिया का अर्थ लिख देंगे, मीडिया क्या है। तो मीडिया में मैंने आपको बता दिया कि मीडिया में आप क्या लिखोगे कि मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। ये तीन तरह के हमारी मीडिया है, जिसमें हमारे बुक्स आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, फोटोग्राफ आते हैं, टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, इंटरनेट आता है, ईमेल्स आते हैं। ठीक है, ये सारी आप लिख देना चाहिए। व्हाट्सएप आता है और यूट्यूब आता है, मीडिया के अंदर ही आता है, और ऑर्कुट आता है, ट्विटर आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी, फेसबुक आता है, ये सब मीडिया है। तो ये सबको हम मीडिया कह सकते हैं। अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया कनेक्शन क्या किस चीज़ को कनेक्ट कर रही है? मीडिया मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कर रही है यूनिवर्सली लेवल पर। पहले आप मीडिया की डेफिनेशन आपने लिख दी कि मीडिया क्या है और मीडिया का रोल क्या है। तो मीडिया क्या है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ है हमारे इसका, डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, तो इसका मतलब इसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज को सही दिशा में और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना मीडिया की जिम्मेदारी, ये कंप्लीट हो गया आपका। पहली बार अगर हम बात करें तो मीडिया हमारे देश में कब से इंट्रोड्यूस हुई? 1990 में पहली बार हमारे पास क्या है, टेलीविज़न आया। उससे पहले हमारे पास घर घर में टेलीविज़न नहीं होता था, रेडियो ही होता था। पॉपुलर हुआ टेलीविज़न कब? 1990 में पॉपुलर होना शुरू हुआ, जब टेलीविज़न सबके मतलब उसमें आया, अधिकार में आया कि सब लोग टेलीविज़न ले सकते थे। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट कब अस्तित्व में आया था? तो पहली बार किसने मानव मतलब ये मानव अधिकारों की बात की थी, ह्यूमन राइट्स की बात की थी?
तो सबसे पहले किसने बात की मानव अधिकारों की? सर भीमराव अम्बेडकर ने। नहीं नहीं, सबसे पहले जो मानव अधिकारों की बात की थी वो जब हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। यानी कि पहले जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो जब खत्म हुआ तो जितने भी उसके पार्टिसिपेंट थे, मतलब उस वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी लोग शामिल थे, उन सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद कितने सारे तो लोग मर गए, कितना सारा इकोनॉमिकल लॉस हुआ, कितने सारा मतलब देशों के अंदर जो है क्राइसिस आए, जिससे फ़ायदा क्या हुआ। तो अल्टीमेटली सब इसी डिसीजन के साथ थे कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आगे नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है? तो इसके लिए हमारे पास उपाय यही है कि हम मानव अधिकारों की सुरक्षा करें, मतलब एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से लड़ने से रोकें। तो इसलिए पहली बार प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब इसकी चर्चा शुरू हुई, और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक ऐसा पत्र था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हर देश को अंदर किन किन अधिकारों को अपने नागरिकों को देना है। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो उस समय यूडीएचआर आया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तभी आया था। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अपने संविधान में जगह दे दी। हमने बोला कि हम अलग से ह्यूमन राइट कमीशन या ह्यूमन राइट के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे, हम ह्यूमन राइट को ऐसे फंडामेंटल राइट अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको मौलिक अधिकार बना दिया अपने देश के अंदर। सर तो सबसे मौलिक पहले कौन अधिकारों से के सन रूप में आया में था? हमने इसको शामिल कर दिया 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। उस समय यूडीएचआर आया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, उसके बाद सारे मित्र देश जो थे, मतलब पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड के लोग जो थे मिलकर मीटिंग कर रहे थे कि कैसे ये रोका जाए कि एक और तीसरा वर्ल्ड वॉर ना आ जाए, तृतीय विश्व युद्ध ना आ जाए। और तृतीय विश्व युद्ध ना आने के लिए रोकने के उपाय यही थे कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, मानव अधिकारों की बात करें। तो इन्हीं मानव अधिकारों के ऊपर बेस कर कर जो है ये हमारा तृतीय विश्व युद्ध जो रुका। तो यहाँ पर तीन तरह के अधिकार बताए गए नागरिकों के। पहला सिविल राइट, दूसरा पॉलिटिकल राइट, ठीक है, और तीसरा इकोनॉमिकल राइट। तो सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ये तीन राइट बताए गए लोगों के। सिविल राइट का मतलब ये होता है कि राज्य जो है, सरकार जो है, सबको इक्वल माने, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राज्य की तरफ से कोई भी भेदभाव ना किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है, सबके लिए समान कानून व्यवस्था हो। तो ये सिविल राइट हो गए। फिर पॉलिटिकल राइट आ गया। पॉलिटिकल राइट में ये बोला गया कि सभी लोगों के लिए एक जैसे राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। तो राजनीतिक अधिकारों का मतलब है सभी को वोट देने की इक्वल पावर होनी चाहिए, सब जो है इलेक्शन लड़ सकते हो, उसके लिए जो भी क्राइटेरिया आप फिक्स कर रहे हो वो सबके लिए इक्वल रहे। फिर तीसरा आ गया आपका इकोनॉमिकल राइट। तो आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकारों में ये बताया गया कि सभी को राज्य जो है जॉब के समान अवसर देगा, सभी को प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कोई बनना चाहे तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण का बच्चे के लिए अलग कानून होगा और किसी शूद्र के बच्चे के लिए अलग कानून होगा, किसी बनिए के बच्चे के लिए अलग कानून होगा, नहीं, सबके लिए एक जैसी एजुकेशन होनी जरूरी है। तो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना जरूरी है। अब ये हो गया ह्यूमन राइट आपका। अब आ गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। रिलेशंस कैसे बनाएंगे? तो रिलेशन बनाने के लिए आप ये देखेंगे कि मीडिया का ये कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है कि वो ह्यूमन राइट की रक्षा करे, ह्यूमन राइट का ध्यान रखे। कैसे ध्यान रखेगी मीडिया ह्यूमन राइट का? कि वो ऐसे लॉज बनाए, ह्यूमन राइट के लिए ऐसे लॉज बनाए कि सॉरी, लोगों को जागरूक करे। मीडिया का काम तो जागरूक करना होता है, लॉ बनाना नहीं होता। तो मीडिया क्या करे? लोगों को जागरूक करे, और ये जागरूकता लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। किस लिए फ़ायदा पहुँचाएगी ये जागरूकता लोगों को? कि लोगों को ये पता होगा कि उनके मानव अधिकार क्या है, ताकि अपने मानव अधिकारों की वो राज्य से मांग कर सके, राज्य से अपने अधिकारों को मांग सके। इसलिए उन्होंने इस तरह की मांग जो है राज्य के समक्ष रखी। मीडिया का एक और काम है सबको अवेयर करना। अवेयर करने का ये मतलब होता है कि सबको वो अवेयर कर रहे हैं। अवेयर कैसे कर रहे हैं? सबके मन में भावना दे रहे हैं, मतलब सबको जो है जागरूकता दे रहे हैं, ताकि सब जो है अपने मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, सबको पता हो कि उनको क्या अधिकार है और वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे हमारा जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, तो डेमोक्रेसी जब भी स्थापित हो सकती है जब हम क्या करें, मानव अधिकारों को सही से लागू करें, क्योंकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना मानव अधिकारों के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेंगे।
अब जो अगला क्वेश्चन आपका इसके अंदर आता है वो क्या आएगा, अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? तो अगला क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, डिस्कस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन व्हाट ग्राउंड रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि किस कंडीशन के अंदर जो हमें हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक राइट देता है आर्टिकल 19(a) के अंदर, 19(1)(a) के अंदर, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की आज़ादी है हमारे पास एक्सप्रेशन करने की आज़ादी है। तो जब हमारे बोलने की आज़ादी है उसको राज्य कब रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रोक लगा सकता है? अगर वो रोक लगाएगा तो किस ग्राउंड पे वो रोक लगा सकता है, तो ये बताना है आपको इसके अंदर। तो 19(a) जो है हमारे पास एक आर्टिकल है, हमारा एक मौलिक अधिकार है जो हमें राज्य देता है। तो राज्य इस मौलिक अधिकार में हमें ये पावर देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ, मतलब कुछ हमारे पास लिमिटेशंस भी लगा दी हैं। उस लिमिटेशंस में ये लिखा हुआ है कि आप कुछ भी तो बोल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं बोल सकते किसी और की आज़ादी को आप छीनने की कोशिश करें, ठीक है, किसी की पर्सनल लिबर्टी को आप अटैक करें। फॉर एग्जांपल मेरी जो बोलने की आज़ादी है लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा जिससे मेरे पड़ोसी की इज्जत मान सम्मान पर असर पड़ता हो। मुझे अपने लिए बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी के सम्मान को हर्ट पहुँचाने की आज़ादी नहीं है। मुझे राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ कुछ भी ऐसा बोलने की आज़ादी नहीं जिससे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हो, या जिससे हमारे देश की एकता अखंडता प्रभावित होती हो, सोवेनिटी इंटीग्रिटी इफेक्ट होती हो। तो हमें ये सब बोलने की भी आज़ादी नहीं है। साथ में मुझे आज़ादी तो है कुछ भी बोलने की, लेकिन एक चीज़ और मुझे ध्यान रखनी चाहिए कि मैं आज़ादी का कभी गलत इस्तेमाल ना करूँ। तो फ्रीडम ऑफ राइट एंड जो है बताया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो यही है कि इसके पास हमें आज़ादी तो है सब कुछ बोलने की, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हमारे पर लगा दी गई हैं, कुछ लोग हमारे पर लगा देंगे, कुछ ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हमारे पर लागू हैं। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। सर काफी सारे बच्चे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और उनका ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज उनको देखिए एक बार। मैंने उनको खुद ही ज्वाइन नहीं करा इसलिए। अच्छा सर, टाइम से नहीं आया इसीलिए? नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो लाइक शेयर कमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। जो करते हैं उनको मैं इन कर लेता हूँ, जो नहीं करते उनको आउट ही रहने देता हूँ, क्योंकि वीडियो तो सबको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी यूट्यूब पे। जी तो सर। अगर मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ तो मेरे भी तो कुछ है डिमांड, तो उसको सही। आपको ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ क्लास के बदले में। जो फीस नहीं चार्ज कर रहा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ ना। तो अगर वो भी आप नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है आपके पास, तो आप क्लास अटेंड करने के लिए समय कैसे निकालेंगे? जी सर सही बात है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे। राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। तो हमारे पास एक और अधिकार है, वो है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में आया था। सूचना का अधिकार हमें 2005 में मिला। इस अधिकार के अंदर हमें अधिकार दिया गया कि हम सरकार से उसके काम की, उसकी पॉलिसीज़ की और भविष्य में योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। किसी भी चलते हुए कोई भी कार्य है जो सरकार चला रही है, सरकार कर रही है, उसकी जानकारी भी हम सरकार से ले सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें 2005 में मिला। 2005 के अंदर जो हमारे देश में जो सरकार थी वो सरदार मनमोहन सिंह की थी। उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे लिए पास किया था। फॉर एग्जांपल किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा जन्म आज से 30 साल पहले की सरकारी हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन मुझे ये जानना है कि किस परिस्थितियों में या किस, मतलब मेरे को अपना बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए वहाँ से, तो मैं आरटीआई एक्ट में एप्लीकेशन लगा दूंगा जिसमें एक नॉमिनल फीस लगेगी मुझे, जिसमें 10 रुपये पर पेज तो प्रिंटिंग चार्ज है, कहीं कहीं पे 2 रुपये पर पेज भी प्रिंटिंग चार्ज है। साथ में 21 दिन का समय होता है, जिस 21 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को मेरी उस जवाब कर देना होता है, मतलब उसके ऊपर मुझे जवाब देना होता है, आंसर देना होता है। तो डिपार्टमेंट मुझे उतने दिन में रिप्लाई कर देगा, मेरी वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट के अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि वो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दे, 21 दिन पूरे होने से पहले ये बता दे कि इस तरह की जानकारी में और थोड़े दिन लग सकते हैं, ताकि अगर वो ऐसा नहीं बताता है तो उसके ऊपर फाइन लगा देगी सरकार, क्योंकि 21 दिन का टाइम होता है, 21 दिन में देना ही होता है जवाब। अगर 21 दिन में उसको नहीं मिल पा रहा है तो वो और दिन के लिए आगे बढ़ा सकता है उसको, ये उसके पास मतलब प्रोविज़न है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम सरकार की किसी भी पॉलिसी की जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सरकार किसी पुल को बना रही है
और हमें ये जानना है कि उसमें कितना खर्चा हुआ उस पुल के अंदर। तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो विभाग उस पुल को बना रहा है सरकार का, हम उसके अंदर एप्लीकेशन लगा के पूछेंगे कि भाई ऐसे बताइए कि कितना खर्चा हुआ इसके अंदर। तो वो हमें बताएगा, आंसर देगा इस चीज़ का। राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लागू नहीं होता? अब देखो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हम सरकार से ले सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर। कोई भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं, किसी भी मान लो हमारी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन हमें ये नहीं पता, उसके पेपर हमसे मिस हो गए, हमें ये नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी थी किसके नाम, हमारे दादा के नाम थी कि हमारे चाचा के नाम थी कि हमारे पिताजी के नाम है। तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा देंगे। तो जब हम रजिस्ट्रार ऑफिस में राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, वो रजिस्ट्री की एक कॉपी डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करा देगा कि भाई ये फ़लाँ नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए इसके पेपर्स का, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आपने अप्लाई किया, तो 2 रुपये पर पेज या 10 रुपये पर पेज जो उनका चार्ज होगा, उस हिसाब से वो कहेंगे कि भाई चार्ज आप पेमेंट कर दो, आपको दे देंगे। लेकिन जैसे हर एक्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इस एक्ट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी? इसकी लिमिटेशन ये है कि आप सरकार से सुरक्षा से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं मांग सकते। जैसे आप ये नहीं पूछ सकते राइट टू इन्फॉर्मेशन में कि हमारे देश की आर्मी कहाँ कहाँ पे तैनात है, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा के रिलेटेड सवाल हो सकता है, जिससे हमारी देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। तो ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते आप। दूसरा, आप सरकार की किसी खुफिया जानकारी को नहीं मांग सकते। सरकार के किसी भी सीक्रेट एक्ट के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उसमें लागू नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, इनमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है हमारा, उसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इसे बहुत सारी जगह पे ये अप्लाई नहीं होता जहाँ पे देश की सुरक्षा को खतरा हो, सोवरेनिटी को खतरा हो, इंटीग्रिटी को खतरा हो, तो वहाँ पे इस तरह के एक्ट को एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप जब भी एग्जाम में लिखोगे तो मोटा मोटा यही लिख देंगे कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो 2005 में आया था। इसको कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसने पास किया था, सरदार मनमोहन सिंह पीएम थे जिन्होंने ये एक्ट लेके आए थे। बाद में एक बार इसमें अमेंडमेंट भी किया गया, लेकिन ये एक्ट हमें सभी भारतीय नागरिकों को ये अधिकार देता है कि हम सरकार से जुड़ी हुई किसी भी कार्य की जानकारी ले सकते हैं एक एप्लीकेशन फाइल करके, जो राइट टू एप्लीकेशन में लगती है। प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम फीस भी एक है, शायद 10 रुपये की है या 100 रुपये की एक फ़ीस है, उसके साथ ले सकते हैं। ये लिखने के बाद आप इसकी लिमिटेशंस लिख देंगे फिर एग्ज़ाम में कि ये एक्ट तो है, इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है इसके ऊपर, जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम सरकार से मांग नहीं सकते। जैसे आर्मी से जुड़ी हुई जानकारी नहीं मांग सकते, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम ये पूछने लगे कि हमारे देश के पास कितनी तोहफे हैं ये बता दो, तो ये थोड़ा ना बताएंगे, इससे दुश्मन की जानकारी लीक हो जाएगी। या हम ये पूछ लें कि हम हमारे पास कितने एटम बम है, ये एटॉमिक पावर है हम इंडिया, तो हमारे पास कितनी एटॉमिक मिसाइल हैं, तो ये सब हम नहीं पूछ सकते हैं सरकार से, क्योंकि ये हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। बोलिए। हेलो सर, अगर किसी का पर्सनल लाइसेंस वगैरह खो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई फूड लाइसेंस खो जाता है, तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है दोबारा से? वो तो सिंपल प्रोसेस है, अगर आपके उसकी कोई फोटो कॉपी पड़ी है ड्राइविंग लाइसेंस की, या तो आप एक एप्लीकेशन होती है डुप्लीकेट लाइसेंस या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, वो एप्लीकेशन फाइल कर दो उस डिपार्टमेंट में जाके, आपको डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर देगा डिपार्टमेंट। ठीक है। ओके सर। और अगर आपको यही नहीं पता, मान लो आपके पास कोई फोटो कॉपी नहीं है, आपका लाइसेंस हो गया, तब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आरटीआई लगा दो एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर कि भाई इस नाम से कोई लाइसेंस आपने इशू किया था, नाम ये, फादर नेम ये, एड्रेस ये। तो फिर वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आपको जवाब दे देंगे, आपका लाइसेंस नंबर दे देंगे, फिर आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ऑल्सो एक्सप्लेन द यूटिलिटी एंड रिलेवेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, तो इस एक्ट को ब्रिटिशर्स लेके आए थे। पहली बात तो ये लाए इसलिए थे कि इनको जो भारत के लोग हैं ना, जो इंडियंस हैं, उनसे डर लगता था, क्योंकि इंडियन बहुत सारे उस समय प्रोटेस्ट चला रहे थे, क्रांतिकारी मूवमेंट चला रहे थे, जिससे सरकार खतरे में रहती थी ब्रिटिश। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्ट पास कर दो कि एक साथ सबको जेल में डाल दें और कोई सुनवाई भी ना हो। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना दिए।
लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने देखा कि हमारे देश के लिए ये एक जरूरी है, क्योंकि आगे भी देश की सुरक्षा पे खतरा हो सकता है। तो इन्होंने इस एक्ट के अंदर कुछ परिवर्तन करके इसको एज इट इज अपना लिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि 23 का वो समय था जब हमारे जितने भी ये जो प्रोटेस्ट थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, ये पीक पर हुआ करते थे। यानी कि गांधी जी भी बड़े मास स्केल पर आंदोलन चला रहे थे। उधर से सरदार भगत सिंह और भी कई लोग थे, राजगुरु सुखदेव, नरम दल गरम दल दोनों ही बहुत अग्रेसिव थे उस समय। सब ये सोच रहे थे कि अब हमारा देश आज़ाद हो ही जाएगा, इसलिए सब लगे हुए थे। तो इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया, लेकिन बाद में इसको इसलिए रखा गया, क्यों रखा गया इसको, देखो इसको हिस्ट्री भी लिखना कि इसकी हिस्ट्री ये है कि एक्ट जब आया था किसी पर्पज से ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी। लेकिन सरकार ने इसको एज इट इज मेंटेन इसलिए कर लिया क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है जो देश के खिलाफ हो। तो जो भी देश के खिलाफ काम करते थे टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्टों के ऊपर ये एक्ट लग सकता है। इसके अलावा कुछ सरकार से जुड़े हुए जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी फोटोकॉपी लेना, उनको लीक करना या उनकी वीडियोग्राफी करना, ये सब अलाउड नहीं होता। इसलिए आप बहुत सारी जगह जब जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है प्रोहिबिटेड, कि कैमरा वगैरह जो है वो सब इस्तेमाल करना जो है मुश्किल है, मतलब अलाउड नहीं है, यहाँ पे बंद है। तो इसी वजह से होता है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया जिसकी जानकारी साधारण पब्लिक नहीं मांग सकती, या जो लोगों के लिए जरूरी नहीं है। अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन, मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स क्या होते हैं और हाउ द एथिक्स कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन मीडिया। मीडिया के ऊपर एथिक्स कैसे लागू होते हैं। तो एथिक्स की बात करें तो एथिक्स तो हमारे एटिकेट्स होते हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। उसी तरह से मीडिया के भी कुछ एथिक्स है। जैसे मीडिया किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकती है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। बहुत सारी जो नॉर्मल लोकल मीडिया होती है वो ऐसा करती है कि आज सुबह हीरो ने क्या खाया, उसने क्या पहना, ये सब दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अलाउड नहीं होता। उनकी पब्लिक लाइफ के बारे में आप कुछ भी छाप सकते हैं। जैसे क्रिकेटर है, फिल्म स्टार्स हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो मीडिया क्या करता है, कई बार ब्रीच कर देता है इस चीज़ को। वो किसके साथ घूम रहा है, वो किसके साथ डेट कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, ये सब दिखाने का कोई फायदा नहीं, मीडिया को कोई हक नहीं है। लेकिन मीडिया अपने एथिक्स का वायलेशन करके इन चीज़ों को दिखाता है। तो मीडिया को अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग ही अपना व्यवहार करना चाहिए। मीडिया एथिक्स के वायलेशन नहीं करना चाहिए मीडिया को। सर इस अब क्वेश्चन को एथिक्स, एक बार हिंदी में बताना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एथिक्स कैन बी एनफोर्स्ड। आपको हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे जहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन होगा आपके पास, उसमें क्या लिखा हुआ है। सर वो तो अभी पेज ओपन नहीं कर रखा ना यूट्यूब। तो ओपन कर लेना, फिर बताना मुझे, क्योंकि मेरे को भी अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि इसको क्या कहेंगे हिंदी में। जब क्लास के बाद देख लूंगा सर। हाँ, बाकी एथिक्स होता है प्रिंसिपल्स, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उसे एथिक्स कहते हैं। तो मीडिया के भी कुछ एथिक्स हैं, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं जिनको उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया को सरकार के जो इंटरनल सेक्टर्स है उनमें छेड़छाड़ झाँक काम झाँक नहीं करनी चाहिए। मीडिया को जो है वो यही करना चाहिए कि वो जो है अपने मतलब कोई भी चीज़ अगर न्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो मीडिया ये करती है, ज़्यादातर मीडिया क्या करती है, कोर्ट में अभी फैसला आता नहीं है, पहले से ही मीडिया उसको दोषी करार दे देती है, पहले से ही मीडिया उसके खिलाफ सजा सुना देती है। तो वो व्यक्ति अगर कोर्ट से छूट भी जाता है, मतलब बाद में पता लगता है कि वो बेगुनाह है और वो छूट गया, तो छूटने के बाद जब वो समाज में आता है, समाज उसको उसी नज़र देता है जिस नज़र से मीडिया ने उसको प्रेजेंट किया होता है। तो वो कल्प्रिट कहलाता है, हमेशा दोषी कहलाता है। जिस वजह से वो समाज में अपनी सही से जगह नहीं पा पाता, जिस वजह से समाज उसको नेग्लेक्ट कर देता है, समाज उसको अपने में शामिल नहीं करता। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से मीडिया एथिक्स के बारे में बात होती है। मीडिया एथिक्स के रूल्स बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं ताकि सब, जैसे अभी एक पिछले साल जब न्यू ईयर के टाइम पे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की गाड़ी के नीचे आ गई थी। तो मीडिया ने क्या कहा कि वो 5 लोग थे, शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, या वो पहले से जानते थे उस लड़की को, उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। जबकि मीडिया ने इतना हाइक किया, और हर मीडिया वाला उसकी, ये उसकी फ्रेंड है, ये उसकी मम्मी है, ये उसकी मासी है, इसकी गली में रहती है, सबका इंटरव्यू दिखा दिया। जबकि अब उसके बाद अचानक से वो चीज़ें फिर मीडिया में से गायब हो गई, वो स्टोरी की गायब हो गई। ये पता ही नहीं लगा कि उस लोगों को सजा भी हुई कि नहीं हुई, कोई इंटरेस्ट नहीं किसी का।
लेकिन उस समय मसालेदार स्टोरी बनाने के लिए मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया। ये उसकी फ्रेंड है, उसके घर भी पहुंच गए, इसका ये बॉयफ्रेंड है, मतलब उसकी पर्सनल जिंदगी को भी उधेड़ के रख दिया। तो मीडिया एथिक्स में ये होता है कि मीडिया को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं छापनी चाहिए। अब अगला है आपका, क्या डिफेंसेस अवेलेबल है डिफेंडेंट को सूट अगर डेफोमेशन का हो जाए तो। कोई भी डेफोमेशन शूट अगर फाइल होता है तो क्या डिफेंसेस आपके पास है, मतलब आप कैसे बच सकते हैं। कोई भी मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर हो गया है, तो आप मानहानि के मुकदमे से कैसे बचेंगे। सर प्रूफ के द्वारा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रूफ के द्वारा। अब ये प्रूफ देने की जिम्मेदारी किसकी है, मतलब बर्डन ऑफ लाइबिलिटी किसके ऊपर है, कौन प्रूफ देगा। मतलब जो बचना चाहता है सर वो देगा। जिसके ऊपर आरोप लगा है वो देगा। ठीक है, बर्डन ऑफ लाइबिलिटी किसके ऊपर है, जो अ, जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो गिल्टी है, गिल्टी के ऊपर बर्डन ऑफ लाइबिलिटी। और डिफामेशन के केस में अगर हम डिफेंसेस की बात करें, तो अगर आपने सच बोला हो तो सच बोलने के लिए कभी सजा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल चोर को चोर बोलने के लिए कोई सजा नहीं होगी आपको, कोई डेफामेशन नहीं है, कोई मानहानि नहीं की आपने, चोर को चोरी तो बोला है, मर्डरर को मर्डर बोला है, कातिल को कातिल बोल दिया, तो कोई सजा नहीं। तो सच बोलने के लिए कभी डेफामेशन का केस नहीं होता, ये सबसे बड़ा डिफेंस है, सच बोलना। दूसरा डिफेंस क्या है आपका, गुड फेथ। अगर आपको पूरा विश्वास था, जैसे आपको विश्वास था मिस्टर राहुल ने ही मर्डर किया है, फिर आपने राहुल को मर्डरर बोल दिया, लेकिन एक्चुअली उसने किया नहीं था, क्योंकि उसके नाम मतलब उसकी वो तो दिख रहा था कि उसने किया, लेकिन किसी और ने किया था। लेकिन आपको तो ये पूरा विश्वास था, गुड फेथ था, मतलब आप उसे चिढ़ते नहीं है, ये नहीं है कि वो आपकी दुश्मनी, गुड फेथ, आपको पूर्ण विश्वास था। गुड फेथ मतलब पूर्ण विश्वास कि यही सच है, और आपने सच बोला, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। दो डिफेंस हो गए। तीसरा डिफेंस, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर वो सरकारी अधिकारी अपनी सरकारी ड्यूटी को पूरा कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी डिफेंस का केस नहीं बनेगा। जैसे पुलिस वाला किसी के घर पहुंच गया अरेस्ट करने, तो जैसे उसको अरेस्ट करेगा उसके पड़ोस में बदनामी हो जाएगी ना उस व्यक्ति की, तो डेफोमेशन हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले के ऊपर केस थोड़ा चलेगा डेफोमेशन का, कि उसने उसको चोरी छुपे क्यों नहीं बुलाया पुलिस स्टेशन में, क्यों सबके सामने उसको अरेस्ट किया, क्यों सबके सामने पुलिस आके उसको घर से ले गई। पुलिस को क्या करना चाहिए था, चोरी छुपे करना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुलिस कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो कर सकता है अपनी सरकारी ड्यूटी को पूरा। तो ये आ गए आपके, तीन हो गए। पांचवा जो है इसके अंदर वो है कि कहीं पर भी लॉ ऐसा डायरेक्शन देता है, जैसे कोर्ट है, कोर्ट संबंध इश्यू करती है, बुलाती है कल्प्रिट को, तो संबंध जब भी किसी के घर जाता है तो आस पड़ोस में चर्चा का विषय तो बनता है, ये तो डेफोमेशन होती है। तो कोर्ट के खिलाफ भी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके पास कोई डेफोमेशन का केस नहीं बनता। और भी इसके अंदर डेफोमेशन का केस नहीं बनता, उसके लिए और भी डिफेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की जान बचाने के लिए उसको डिफेम किया है, मतलब प्रोटेक्ट देयर लाइफ, उसकी जीवन बचाने के लिए आपने उसको डिफेम किया है। आपको ऐसा लग रहा था कि डिफेम नहीं करेंगे तो उसका जीवन खतरे में हो जाएगा, तो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ या जिंदगी को बचाने के लिए अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कोई डेफोमेशन का केस नहीं बनता। तो पहले इसमें डेफोमेशन को डिफाइन कर देना, फिर डिफेंसेस लिखना कि डेफोमेशन में किस किस तरह के डिफेंसेस अवेलेबल है, इतना ही आंसर इसका लिख देना। अब है, व्हाट पब्लिकेशन अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे कहते हैं, और कब जो है कोर्ट की अवमानना हो सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की अवमानना। व्हाट ऑब्जेक्ट आर प्रोहिबिटिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ कंटेम्पियस स्टेटमेंट अगेंस्ट द कोर्ट। तो कोर्ट के खिलाफ कोई भी अवमानना का सेंटेंस, कोई वाक्य आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको कब सजा मिल सकती है उसके लिए, और कब सजा नहीं मिलेगी। तो बताओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कोर्ट की अवमानना क्या होती है, किसको कहेंगे कोर्ट की अवमानना। किसी ने भी पढ़ा हो तो बताओ एक बार। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। कोर्ट की अवमानना मतलब कोर्ट के सम्मान में कुछ गलत चीज बोल देना, उसे कहते हैं कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कब होता है, कब कोर्ट ये कहती है कि कोर्ट की अवमानना हुई है। सर जब रूल्स तोड़े हो किसी व्यक्ति ने। नहीं नहीं, रूल्स बनाना कोर्ट का काम थोड़ी ना है, कोर्ट नहीं की अवमानना की बात कर रहे हैं। सर कोर्ट के अंदर के रूल्स की बात कर रहा हूँ सर मैं जो। हाँ,
कोर्ट के तो अंदर के कोई समझ। रूल्स हैं, जैसे कोर्ट में हमें मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल की बेल बज गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। कोर्ट और के रूल्स को अगर आपने बाय लॉज को नहीं माना, बाय लॉज कहते हैं उसको, रूल्स, कोर्ट बाय लॉज को आपने अवॉइड किया और तो सर एक और चीज होती है कि लाइक जज के सामने बंदा जो है मिसबिहेव कर गया, टोन ऊपर नीचे हो गई हल्की सी, या वकील का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, या उन्हें गलत नहीं, आर्ग्यूमेंट। ऊपर नीचे टोन तो हो सकती है, लेकिन मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने आपको सम्मन भेजा आपके घर पर कि आपको 20 जनवरी को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन आपने बिना रीजन बताए या कोई भी जवाब दिया, आप 20 जनवरी को कोर्ट गए नहीं, तो इसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना। ठीक है, इसे भी। हाँ, कोर्ट के किसी भी बात को ना मानना वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा ना। हाँ, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया, लेकिन आपने उस ऑर्डर को माना नहीं, तो आपने कोर्ट के बाय लॉज को अवॉइड कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही आएगा। सर आपका माइक बंद है। हाँ जी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और बताओ और कौन सा हो सकता है? सर जैसे कभी कभार फायरिंग वगैरह भी हो जाती है कोर्ट में। नहीं नहीं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोर्ट एंटर करता है, कोर्ट जज एंटर करता है कोर्ट में, तो सबको खड़ा होना है ना, कोर्ट के सम्मान में, जज के सम्मान में, और जो खड़ा नहीं होगा वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है। कोर्ट ने कोई भी डिक्री इशू कर दी, उस डिक्री को ना मानना, कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना, डिक्री होती है, जैसे तलाक दे दिया कोर्ट ने, लेकिन आपने उस तलाक को नहीं माना, तो भी कोर्ट की अवमानना कहलाएगा। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, आपने उस ऑर्डर को नहीं माना है, तो वो भी अवमानना है। तो ये, बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये भी क्या है कि ये भी डिफेमेशन, सॉरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। अब राइट टू प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी का राइट दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि हमें निजता का अधिकार है। प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार, तो इस अधिकार में हमें क्या पावर मिलती है? सर जैसे हमारी कोई पर्सनल चीज को कोई बंदा मिसयूज करके पब्लिकली रिवील ना कर दे। निजता का अधिकार ये होता है, मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा घर, परिवार, कोई मेरी पर्सनल लाइफ को सोशल पब्लिक में उड़ाना चाहे, फैलाना चाहे, मान लो मेरी वाइफ से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन कोई उन रिश्तों की बातों को सबके सामने गाना शुरू कर देगा, तो वो निजता के अधिकार के अगेंस्ट है। मेरी प्राइवेट लाइफ को मेरी पर्सनल लाइफ से, मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी पब्लिक लाइफ को अलग अलग रखा जाएगा, उसको मिक्स नहीं किया जाएगा। तो मेरे अपने कुछ निजता के अधिकार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, तो मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना जीवन है, मैं जैसे भी जीऊँ, तो मेरी अपनी प्राइवेसी, कोई मेरी प्राइवेट लाइफ में झांकेगा नहीं। जैसे हम बाथरूम में नहा रहे हैं, तो किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो मेरे बाथरूम में आके झांके, मुझे नहाते हुए देखे, क्योंकि मेरी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा। मैं अपने घर में अपने बिस्तर में सो रहा हूँ, कोई पड़ोसी आके झांकने आ जाए कि सोता कैसे है, तो वो भी प्राइवेसी का वायलेशन है, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन। इसके अलावा मेरी अपना बिजनेस, मेरी अपनी लाइफस्टाइल, मेरा अपनी पढ़ाई, इसके अंदर कोई इंटरफेयर करता है, तो वो भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। लेकिन पढ़ाई के मामले में एक और चीज़ है, जैसे कोई टीचर आपको चेक कर रहा है आपके पेपर को, वो रिश्ता का अधिकार का वायलेशन नहीं है। पेरेंट्स आपको कह रहे हैं अच्छी तरह पढ़ो, पास हो जाओ, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, आपको डांट रहे हैं, आपके रजिस्टर को चेक कर रहे हैं, तो वो निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। लेकिन मान लो एक पुलिस वाला आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाए, ये देखने लगे कि ये व्यक्ति कब घर से निकलता है, कब घर के अंदर आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, पूरे दिन आपका पीछा करने लगे, तो वो निष्ठा के अधिकार का वायलेशन है, वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो राइट टू प्राइवेसी तक मैंने आपको आज बता दिए, क्वेश्चन 8 टोटल हमने कवर करे। अब अगली क्लास में जब भी हम लेंगे लॉ एंड मीडिया की, उससे पहले पहले आप एक काम ये कर लेना कि बाकी क्वेश्चन को पढ़ के रखना, पढ़ के रखोगे तो आपके लिए सही रहेगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी अगली क्लास तक। ठीक है। सर अगली अगली पॉलिटिक्स की। हाँ, अगले हम डिसाइड कर लेंगे अभी किसकी रखनी है।
सर ये वाली क्लास तो 2 बजे तक है ना? ये वाली क्लास कंप्लीट हो गई अभी, बाकी हम अगले क्लास में करेंगे। चलिए, बाकी का? ओके, बाय। बाय। ओके सर, सर। ओके सर।